Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is vegan of renal physiology. अब renal physiology की चेकलिस्ट को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल से मैं देख लूँ, आपको नज़र नहीं आएगा। तो renal चेकलिस्ट में सबसे पहला जो होगा वो एडिमा के बारे में है। फिर हाइपोस्मोटिक टेबल गिवन इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ renal physiology। तो पहले इसने बताया एडिमा के बारे में। तो एडिमा का बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। एडिमा होता क्या है? तो एडिमा दो टाइप का होता है। एडिमा का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एक्युमुलेशन होना बॉडी के टिश्यू के अंदर। अब बॉडी का टिश्यू है तो बॉडी के टिश्यू में इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट भी आ जाता है और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट भी आ सकता है। तो इसका मतलब एडिमा भी दो तरह का होगा, इंट्रासेलुलर एडिमा और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा, और अगर सेल के अंदर फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो तो उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर एडिमा। इसका कॉज क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया, डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम और लेक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। हाइपोनेट्रीमिया होगा, नेट्रियम का मतलब सोडियम आयन कम है। जब सोडियम कम है तो बाहर ऑस्मोलैरिटी कम होगी, वाटर ज़्यादा होगा, वाटर सेल के अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। दूसरा बता रहा कि डिप्रेशन ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम और लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। इन दोनों फैक्टर की वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इसकी एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी तो फिर सोडियम फिर आगे जो सोडियम सेल के अंदर मूव करने की कोशिश करते थे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उनको वापस पंप नहीं किया जाएगा क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी डिप्रेस हो चुकी है। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी डिप्रेस हो गई है तो फिर सेल के अंदर सोडियम कैन की रिटेंशन होगी वाटर की ऑस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस की वजह से वाटर की एक्युमुलेशन हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे इंट्रासेलुलर एडिमा। चौथा कॉज बताया हुआ इन्फ्लेम टिश्यू का। इन्फ्लेमेशन की वजह से भी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर एडिमा हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा के ग्रोसली उसने दो कॉज बताए गए। पहला है एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड की लीकेज ज़्यादा हो गई है, मतलब कैपिलरी फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, नेट फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है। कैसे ज़्यादा होगी? केएफ के ज़्यादा हो जाने की वजह से भी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये वाला कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, या फिर जो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक हो गया, प्लाज्मा कोलाइड ये काफ़ी कम हो गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से आपको जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आगे दूसरा बताया था उसने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स। इसका भी मजीद हम दो केस बना लेते हैं। पहला ये है कि जो लिम्फ एडिमा कैंसर में या फिर सर्जरी के बाद, कैंसर या सर्जरी में लिम्फ नोड्स की या फिर लिम्फ वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या फिर रिमूवल हो जाती है। कैंसर में रिमूव कर देती है या फिर सर्जरी में ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्जरी परफॉर्म की जाती है रेडिकल मास्टेक्टमी में ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव किया जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव किया जाएगा तो फिर लिम्फ एडिमा देखने को मिलेगा अपर लिम्फ का। इसके साथ एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये बैक्टीरिया नीमाटोड होता है, ये पैरासाइट होता है, वुचेरिया नीमाटोड। ये बैक्टीरिया लिम्फ वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा जिसकी वजह से लिम्फ एडिमा हो जाएगा और स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम जिसको बोलते हैं हाइड्रोसील। तो ये दोनों लिम्फ एडिमा की वजह से होगी। अगर इसको समराइज करना चाहिए एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा को, तो एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा की ग्रोसली चार कॉज होती है। पहला कि कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा हो गया, दूसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन है यानी पाइसी वो कम हो गया, तीसरा केएफ यानी कैपिलरी परमेबिलिटी कोफिशिएंट वो ज़्यादा हो गया, चौथा ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड। कैंसर बताया, इन्फेक्शन फिलेरिया नीमाटोड का, सर्जरी बताया, या फिर कॉन्जेनिटल एब्सेंस या फिर एब्नॉर्मेलिटी ऑफ लिम्फ वेसल। तो कॉन्जेनिटल एब्सेंस, कैंसर, सर्जरी और इन्फेक्शन। बाकी तीन में रहते हैं केएफ का ज़्यादा हो जाना, पाई का कम हो जाना, और जो जीओपीसी है यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। अब यहाँ पे बता रहा है केएफ कब ज़्यादा होता है, यानी कैपिलरीज की परमेबिलिटी कब ज़्यादा होती है? जब इम्यून रिएक्शन होगा, इम्यून रिएक्शन में हिस्टामिन रिलीज होगा, ये हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या करेगा? कैपिलरी की परमेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा देगा। टॉक्सिन्स है ये भी परमेबिलिटी को बढ़ा देती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये भी इन्फ्लेमेशन काज करके परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे। विटामिन सी डेफिशिएंसी ये भी प्रोलॉन्ग इस्कीमिया और बर्न्स, ये सारे परमेबिलिटी पर जाके काम करते हैं। अगला है प्लाज्मा प्रोटीन को काम कर देना। पहली बात कि प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन के अंदर लॉस्ट हो जाए, इसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम या प्रोटीन यूरिया, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो जाए डिन्यूडेड स्किन एरिया से जैसे बर्न्स या वुंड, इसकी वजह से भी प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो सकती है। तीसरा, प्लाज्मा प्रोटीन बने ही ना, लीवर का डिजीज हो गया जिसको बोलते हैं सिरोसिस, या फिर लीवर का डिजीज नहीं है लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब प्रोटीन कैलोरिक मैलन्यूट्रिशन है। कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा हो गया, कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा हो जाने की भी मजीद तीन रीज़न बताता है। या तो किडनी ने उसकी रिटेंशन कर दी साल्ट और वाटर की, दूसरा हाई वीनस प्रेशर है यानी वीनो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, तीसरा जो आर्टीरियोल्स की रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, तब भी कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा होता है। तो पहला रिटेंशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ये कब होगा? जब क्रोनिक किडनी फेलियर होगा तो जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स होते हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो ज़्यादा रिटेंशन कर देना शुरू कर देती है। मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस, इसकी एग्जाम्पल आएगी
कुशिंग सिंड्रोम में तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल आएगी वो कौन सिंड्रोम होगा, कौन सिंड्रोम। आगे हाई वीनस प्रेशर ज़्यादा होगा और वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक हो गया। कब होगा, हार्ट फेलियर होगा तो फिर ब्लड वापस वेन्स के अंदर बैक फ्लो कर जाएगा। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन मतलब सुपीरियर वेना केवा या फिर इंफीरियर वेना केवा में कोई ब्लॉकेज हमें देखने को मिल गया, या फिर जो वीनस पम्प्स होते हैं मतलब जो मसल्स इनको पंप करते होते हैं या फिर वेल्व्स वो काम नहीं कर रहे, मसल्स की पैरालिसिस हो गई है, या फिर इमोबिलाइजेशन हो गया फ्रैक्चर बोन की वजह से, या फिर जो वीनस वाल्व इनका फेलियर हो गया। तो फेलियर ऑफ वीनस वाल्व और इमोबिलाइजेशन और पैरालिसिस ऑफ मसल, इसकी वजह से वीनस पंप फेल हो जाएगा। और लास्ट बताया हुआ डिक्रीज आर्टीरियल रेजिस्टेंस ये कैसे ज़्यादा कम हो सकती है, सॉरी डिक्रीज, तो ये अगर बॉडी हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तब ये स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी, जबकि जिसकी वजह से आर्टरियल की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जबकि बता रहा है कि इनसफिशिएंसी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कॉन्स्ट्रिक्शन करानी होती है, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर दे तो ये हमें जो RE है वो कम देखने को मिलेगी। और लास्ट है वेसोडाइलेटर ड्रग्स, ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनएक्टिविटी वाला काम करती है। तो ये तो हो गया एडिमा के बेसिक कॉज। आगे बताता है एडिमा कॉज बाय हार्ट फेलियर, मैंने आपको कहा था हार्ट फेलियर होगा तो फिर ब्लड वापस वेन की तरफ आ जाएगा, वेनस प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, कैपिलरी की फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो फ्लूइड ज़्यादा लीक आउट कर जाएगा। तो हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा इस तरह से होता है। आगे बताता है एडिमा कॉज बाय डिक्रीज किडनी एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, कि अगर एडिमा इस वजह से भी हो सकता है कि अगर नेफ्रॉन डैमेज होगी, अगर वो एक्सक्रीशन नहीं कर पाते, एक्सक्रीशन नहीं करेंगे तो फिर रिटेंशन होगी। यहाँ पे मैंने बात रिटेंशन की करनी थी, अगर रिटेंशन होगी मतलब वो एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो फिर जो एक्सेस फ्लूइड जिसकी रिटेंशन होगी वो इस ECF के अंदर ही ऐड होगा, इस तरह ECF एडिमा हो जाएगा। लास्ट है प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम हो जाना, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम हो जाना यहाँ पे बता रहा है कि कब होगा, कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन बनी ही नहीं, या फिर वो ये लॉस होगी यूरिन के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर बर्न्स ऑफ वुंड की वजह से लॉस होगी, तब भी प्लाज्मा प्रोटीन के कम हो जाने की वजह से पाई है, यानी जो ग्लोमेरुलस का ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। जब ग्लोमेरुलस का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी प्रोटीन यूरिया, इसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा। इसकी एग्जांपल सिरोसिस बताता है और दूसरा बताता है ये सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन, इसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। और जो अगर ज़्यादा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्पेसिफिकली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ज़्यादा फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं एसाइट्स। तो एसाइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेफ्टी फैक्टर 3 होते हैं जो एडिमा को प्रिवेंट करते हैं। पहला जो लिखा हुआ लो टिश्यू कंप्लायंस कॉज बाय हाई इंटरस्टिशियल जेल टिश्यू, इसकी वजह से 3 मिलीमीटर मर्करी की हमें देखने को मिलती है सेफ्टी फैक्टर दूसरा लिम्फ फ्लो, इसकी वजह से 7 मिलीमीटर, जबकि तीसरा सेफ्टी फैक्टर वाश डाउन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस, इसकी वजह से भी 7 और 3 तो टोटल आ गया 17। इधर यानी हमें 17 मिलीमीटर मर्करी का सेफ्टी फैक्टर देखने को मिलता है। पहला लो टिश्यू कॉम्प्लेक्स की वजह से, दूसरा लिम्फ फ्लो के ज़्यादा होने की वजह से, तीसरा होगा वाश डाउन ऑफ प्रोटीन की वजह से। तो ये था एडिमा के बारे में। आगे नेक्स्ट बता रहा है हाइपरओस्मोटिक एंड हाइपोस्मोटिक टेबल इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो हाइपरओस्मोटिक और हाइपोस्मोटिक टेबल बता रहा तो ये वाले हैं, ठीक हो गया। वैसे ये वाला टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोनेट्रीमिया की बात कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, तो हाइपोनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब जब वाटर लॉस होगा तो फिर वाटर के साथ सोडियम भी चला जाएगा। कैसे होगा कि अगर हम सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ही ब्लॉक कर दें तो वाटर की भी लॉस होने लगेगा। जैसे एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जिसकी वजह से अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं होगी तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर भी साथ फॉलो करेगा। या फिर डायरेटिक्स का ओवर यूज। आगे बताया हुआ हाइपोनेट्रीमिया एसोसिएटेड विद ओवर हाइड्रेशन, मतलब अगर पानी ज़्यादा पी ले इसकी वजह से भी सोडियम आयन डाइल्यूट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर। आगे बताता है हाइपरनेट्रीमिया एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन, मतलब अगर पानी का लॉस होता है लेकिन वो फ्री यानी जो फ्री वाटर क्लीनेस हो, मतलब सॉल्यूट फ्री वाटर की एक्सक्रीशन हो, जैसे डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर देखने को मिलती है। डायबिटीज इंसिपिडस भी 2 टाइप का होता है, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा एक्सेसिव स्वेटिंग, इसकी वजह से भी हमें ये फ्री वाटर लॉस हमें देखने को मिलता है, मतलब फ्री वाटर क्लीयरेंस पॉजिटिव देखने को मिलती है। आगे बता रहा हाइपरनेट्रीमिया एसोसिएटेड विद ओवर हाइड्रेशन, मतलब पानी ज़्यादा ले लिया लेकिन पानी के साथ हमने सोडियम ज़्यादा ले लिया, इसके साथ होगा यानी सोडियम की रिटेंशन और के साथ साथ वाटर की भी रिटेंशन हुई है। कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज में देखने को मिलता है प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म। तो ये था हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया, यही ऑस्मोटिक टेबल बता रहा है असल में। और अगर आपको और देखना हो तो यहाँ पर BRS के अंदर अच्छा टेबल बनाया हुआ है ऑस्मोलैरिटी वाला, ये ज़्यादा, जिसमें आपको 6 केस बताए हुए, आइसोस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, हाइपरओस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, हाइपरओस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेबल है इस चैप्टर का, जो आप कभी ना छोड़ना, वो ये वाला टेबल है कि कौन कौन से हम फैक्टर यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, मतलब टोटल बॉडी वाटर को करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जो ट्राइटेटेड वाटर यानी H2O3 वाला, जिसमें ट्राइटियम यूज़ किया जाता है, जबकि ये दूसरा वाला D2O भी यूज़ किया जाता है, जबकि एंटीपायरिन, ये 3 फैक्टर होते हैं जो टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको करने के लिए सोडियम
सोडियम के साथ यहाँ पे आयोथैलामेट, थायोसल्फेट, इनोलिन, उसके बाद मैनिटोल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो आ जाएगा डायरेक्ट कैलकुलेशन से प्लाज्मा वॉल्यूम। इसको करने के लिए जो रीसा इस्तेमाल करते हैं रेडियो इम्यूनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन और इवेंट्स ब्लू T1824। तो प्लाज्मा वॉल्यूम का आपने रट्टा मारना है, ACF का मारना है और टोटल बॉडी वाटर का मारना है। ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि ड्रा मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स एंड इट्स एब्नॉर्मेलिटीज। तो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स की एब्नॉर्मेलिटीज को देख लेते हैं। इसकी डायग्राम तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स की तीन एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। पहली एब्नॉर्मेलिटी है एटोनिक ब्लैडर एंड इनकॉन्टिनेंस काज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सेंसिटिव नर्व फाइबर। एटोनिक ब्लैडर ऐसा ब्लैडर जिसके अंदर कोई टोन ही नहीं है, उसको बोलते हैं एटोनिक ब्लैडर। तो इसका मेन कॉज क्या होगा? एटोनिक ब्लैडर का सैक्रल कॉर्ड डैमेज हो जाए, स्पेसिफिकली जो सेंसिटिव फाइबर होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन कर दे। तो उसकी वजह से स्ट्रेच रिफ्लेक्स या फिर स्ट्रेच सिग्नल होगी, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से ब्लैडर कंट्रोल यानी ब्लैडर की टोन खत्म हो जाएगी। और ब्लैडर जैसे ही थोड़ा बहुत फील होगा तो इसके साथ ही उसमें से यूरिथ्रा में से यूरिन की ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी। यानी जैसे ही ब्लैडर थोड़ा सा भरेगा, फिल होगा, तो उसके साथ ही यूरिन ड्रिबल आउट होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूरिन ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अब सैक्रल कॉर्ड को डैमेज करना, तो सैक्रल कॉर्ड को डैमेज करने के लिए क्रश इंजरी चाहिए। तो पहला जो कॉज होगा वो क्रश इंजरी यानी ट्रॉमेटिक इंजरी। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ ऐसे डिजीज है जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया को अफेक्ट करते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लिया को, तो वो कौन से डिजीज हो गए उनको बोलते हैं टेबिस डोर्सालिस, टेबिस डोर्सालिस। और इस ऐसे ब्लैडर को बोलते हैं टैबेटिक ब्लैडर, टैबेटिक ब्लैडर। दूसरा होगा ऑटोमेटिक ब्लैडर, ऑटोमेटिक ब्लैडर। और तीसरा है अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो आपको बताया था एटोनिक ब्लैडर, इसका काज क्या था? सैक्रल फाइबर यानी सैक्रल कॉर्ड डैमेज हो गया। ये ऑटोमेटिक ब्लैडर, ऑटोमेटिक ब्लैडर का मतलब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है लेकिन वो सैक्रल कॉर्ड से ऊपर है। ठीक हो गया। अब जो अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, इसके अंदर भी जो हमें लीगन देखने को मिलती है तो स्पाइनल कॉर्ड में या फिर ब्रेन स्टेम में, लेकिन ऐसे फाइबर डैमेज हो गए जो इनहिबिटरी सिग्नल्स को कैरी करते हैं, इनहिबिटरी सिग्नल्स को कैरी करते हैं। तो आपको काज बता दिया। अब इसके अंदर जो एटोनिक ब्लैडर था, इसके अंदर ब्लैडर का कंट्रोल तो खत्म हो गया और ब्लैडर जैसे ही थोड़ा बहुत फिल होगा उसमें से यूरिन की ड्रिबलिंग देखना को मिलेगी। ठीक हो गया, यानी यूरिन देखने को मिलेगा। आगे जो ऑटोमेटिक ब्लैडर है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स होगा, लेकिन मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये जब भी ऐसा होगा जब स्पाइनल शॉक खत्म हो जाएगा। स्पाइनल शॉक के दौरान में जो मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स था वो ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सडन फैसिलिटेटिव इम्पल्स थी वो सारी की सारी ड्रॉप आउट होगी। इसके बाद होगा क्या? इसके बाद आप ब्लैडर को वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर इनहिबिटरी सिग्नल डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसकी वजह से मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि थोड़ा बहुत यूरिन अगर ब्लैडर के आ भी गया तो वह मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करके अनकंट्रोलेबल मैक्चुरेशन काज करेगा। तो ये था होगा अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर। इसके बाद वो पूछ रहा है कि फैसिलिटेटिव और इनहिबिटरी सेंटर कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो जो फैसिलिटेटिव और इनहिबिटरी सेंटर ब्रेन स्टेम के अंदर होते हैं, स्पेसिफिकली पॉन्स में। इसके साथ जो वॉलंटरी सेंटर है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होती है। जो इनहिबिटरी भी होते हैं और एक्साइटोटरी भी होती है। इनहिबिटरी कैसे? अगर हमने किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर मैक्चुरेशन नहीं करवानी तो वो इनहिबिटरी बन जाएगा, और जब वॉशरूम के अंदर स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जब वक्त आ जाएगा मैक्चुरेशन का तब ये एक्साइटोटरी बन जाएगा। तो ये होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर भी और पॉन्स के अंदर भी। जो हायर सेंटर होते हैं नॉर्मली मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इनहिबिट रखते हैं जब तक मैक्चुरेशन डिजायर्ड नहीं होती। हायर सेंटर मैक्चुरेशन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ब्लैडर स्फिंक्टर, क्योंकि ये वॉलंटरी कंट्रोल हो सकता है। जब यूरिनेशन का टाइम आएगा तो जो कॉर्टिकल सेंटर है वो सैक्रल मैक्चुरेशन सेंटर को फैसिलिटेट कर देंगे। इनकी फैसिलिटेशन की वजह से मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इनिशिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान काम हो जाएगा। और इसके साथ ही वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर इसको इनहिबिट कर देंगे। मतलब जो हायर कॉर्टिकल सेंटर है, पहली बात है मैक्चुरेशन सेंटर को फैसिलिटेट करेगा, दूसरा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करवा रही है, जिसकी वजह से वॉलंटरी मैक्चुरेशन देखने को मिलती है। वॉलंटरी मैक्चुरेशन का ये मैकेनिज्म होता है कि सबसे पहले पर्सन अपने एब्डोमिनल मसल की वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से ब्लैडर के ऊपर प्रेशर होगा तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लड ब्लैडर के नेक में जाएगा, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर यूरिथ्रा के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से इनकी वाल स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगी। दूसरी तरफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन करा देगी कॉर्टिकल सेंटर, जिसकी वजह से मैक्चुरेशन स्टार्ट हो जाएगी।